सबसे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल की खबरों के बीच कई नेताओं को दिल्ली बुलाया जा रहा है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा के मुताबिक 2019 के बाद जल्द ही पहली बार कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। पीएम मोदी की कैबिनेट में अभी 53 मंत्री हैं और 81 मंत्री और हो सकते हैं। ऐसे में कई पद अभी खाली हैं। तो नेताओं का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कुछ ही दिन में ये संभावना जताई जा रही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, फेरबदल होना है। बाकायदा देखिए, जो मंत्री इस वक्त है उनकी रिपोर्ट कार्ड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है कि किस तरीके के काम हुए हैं। उसके बाद क्या कोई कैबिनेट्स में से जो कुछ पुराने मंत्री हैं उनकी क्या छुट्टी भी हो सकती है, इस पर भी अपनी नजर रहने वाली है। किन किन राज्यों को तरजीह मिल सकती है, उस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि आने वाले 5 राज्यों के जो चुनाव है, क्या उसके मद्देनजर अब चुनाव होगा कि कौन कौन मंत्री पद पर आसीन हो सकता है। साथ ही साथ जो खबरें हैं वो ये है कि जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह आज दिल्ली आ रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद नारायण राणे भी आज देखिए महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंच रहे हैं। असम के पूर्व सीएम सोनोवाल को लेकर भी ये खबरें हैं कि वो भी आ रहे हैं। क्या वो भी शामिल होंगे, इस पर भी नजर रहने वाली है। साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं कि वो भी दिल्ली आ रहे हैं। उनके जो कार्यक्रम थे तमाम वो सारे रद्द हुए हैं और वो दिल्ली आ सकते हैं। तो ये सारी खबरें हैं, ये सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी जो नेता पहुंचने शुरू हुए हैं। अनुप्रिया पटेल भी यूपी से देखिए पहुंची हैं, अपना दल की नेता, वो भी दिल्ली पहुंची हैं। नारायण राणे के बारे में भी खबरें आ रही हैं कि वो भी दिल्ली पहुंचे हैं। तो अब ये सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। अब ये जो नेता पहुंचे हैं इनका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा, उसके बाद ये फेरबदल की प्रक्रिया शुरू होगी। कौन से मंत्री हैं जिनको कौन सा प्रभार मिल सकता है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी ये मिल रही है कि जल्द ही ये मुमकिन है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, कौन कौन से मंत्री, कौन कौन से नेता, माफ कीजिए क्योंकि वो भविष्य में मंत्री बन सकते हैं, लेकिन अभी कौन कौन से मंत्री, उनका आने का सिलसिला शुरू हो गया है और तारीख क्या होगी फेरबदल की? आवाज आ रही है? हेलो अमिताभ जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। तुम्हारी आवाज आ रही है? ठीक है अमिताभ जी, मेरा सवाल मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। कौन कौन से नेता जो हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है और कब तक विस्तार होना है? कौन कौन से नेता? देखिए रिशफल, मैं अर्पिता बता दूं, रिशफल के लिए अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और ये नेताओं का दिल्ली आना, राज्यों से उनको दिल्ली से न्योता जाना, दिल्ली पहुंचना, ये दिखा रहा है कि अब जल्दी ही कैबिनेट का नए मंत्रियों को शपथ लेनी है। तो मुझे लगता है कि बड़ा कैबिनेट रिशफल इसलिए लग रहा है कि 2 साल के बाद ये मोदी 2 में पहली बार हो रहा है। दूसरा, 28 वैकेंसियाँ हैं, 9 मंत्री ऐसे हैं जिनके पास कम से कम 3 से 4 मंत्रालयों का प्रभार है। तो मुझे लगता है कि उनका कुछ बोझ हल्का होगा, कई मंत्रियों का, 9-10 मंत्रियों का। और दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि 28 मंत्रियों की जगह खाली है। अगर वो जगहें भरी जाती हैं तो एक बड़ा कैबिनेट विस्तार, जिसे मंत्रिमंडल का विस्तार कह सकते हैं, मंत्रिमंडल का रिशफल कह सकते हैं, वो होगा। लेकिन जो दूसरी अहम बात है, प्रधानमंत्री ने जो कामकाज की समीक्षा की है, उन्होंने लगातार मंत्रियों से कहा है कि अपने फ्यूचर प्रोग्राम्स लेकर आइए। आपके मंत्रालय देश के भविष्य के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स कर सकते हैं, देश के आपका मंत्रालय कैसे उसमें योगदान दे सकता है, तमाम चीज़ें प्रधानमंत्री ने उनकी समीक्षा में की हैं। और उन्होंने ये भी संदेश दिया है कि अब कोरोना काल बहुत हो गया, अब बाहर निकलिए, जनता के बीच जाइए और कैसे काम करना है ये दिखाइए जनता को। और जो भी वैक्सीनेशन से लेकर जो भी सरकार की योजनाएं हैं, इसके बारे में जनता को बताइए। तो मुझे लगता है मंत्रियों को ये संदेश दे दिया गया है कि अब आपको फील्ड में उतरने का समय आ गया है। कोरोना बहुत हो गया, अब आप ज़मीन पर उतरिए, लोगों के बीच जाइए। तीसरी बात, अब उन लोगों को मौका देना जिन राज्यों में चुनाव है। उत्तर प्रदेश सबसे
बड़ा राज्य है जहां से सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश को काफ़ी बड़ी संख्या में इस बार प्रतिनिधित्व मिलने वाला है। पिछली बार चुनाव में भी 2 चुनाव में बीजेपी के आला कमान ने जिले स्तर पर कई पार्टियों के साथ समझौता किया था। निषाद पार्टी हो, राजभर की पार्टी हो, अनुप्रिया पटेल की अपना दल हो, ऐसी छोटे छोटे पार्टियों का एक बड़ा समूह बनाया था और उस सब के साथ लगातार उन सबको जगह मिली थी। किसी को यूपी कैबिनेट में मिली, किसी को दिल्ली की कैबिनेट में। मुझे लगता है इन सबको जगह मिलने वाली है और एक बड़ा विस्तार इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी मंत्रिमंडल में बाकी है। ठीक रही जरा आप साथ। इसी बीच न्यूज 18 के मनु शर्मा की एक बड़ी खबर आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दोपहर 3:30 बजे की फ्लाइट से इंदौर से दिल्ली रवाना होंगे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, इस पर भी नजर होगी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के तमाम कार्यक्रम होने वाले थे, पूरा दिन पैक था, लेकिन वो सारे कार्यक्रम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रद्द किए हैं। और जैसे ही ये निमंत्रण दिल्ली से पहुंचा उनके पास, उन्होंने यहां आने का फैसला लिया। दोपहर 3:30 बजे की फ्लाइट से वो इंदौर से दिल्ली रवाना होंगे। तो बड़ी खबर, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वो चेहरा हो सकते हैं जो शपथ ग्रहण समारोह के टाइम पे मंत्री पद की शपथ लेंगे? ये भी संभावनाएं अब इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि तमाम ऐसे नेता हैं जिन्हें अब दिल्ली बुलाया जा रहा है और इसीलिए अब कयास लगने भी शुरू हो गए। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी मनोज। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आज दिल्ली बुलाया गया? जो एक अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि सिंधिया का मध्य प्रदेश का दौरा था, वो देवास से उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, 3:30 बजे पहुंच रहे हैं। तो अहम बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसा नाम है जो बीजेपी ने उनको एक राज्यसभा का सांसद बनाया और साथ ही साथ जब सिंधिया की वजह से मध्य प्रदेश की सरकार बनी थी, ये बिल्कुल जाहिर बात है कि मध्य प्रदेश की जो बीजेपी की सरकार है उसकी वो सिंधिया की बदौलत है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे पीछे इस बात के लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि सिंधिया को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। उनके तमाम मंत्री जो उनके साथ उस समय छोड़कर गए थे, वो सारे मध्य प्रदेश में सारे लोगों को एकोमोडेट किया गया। उनके 6 के 6 मंत्री दोबारा मंत्री बनाए गए और सिंधिया को पार्टी राज्यसभा का सांसद बनाने के बाद ये कयास लगातार लग रहे थे कि सिंधिया को अब केंद्र में मंत्री भी बनाया जाएगा। और जिस तरह से आज उनका जाने का दौरा बना है, इससे ये संभावना बढ़ गई है कि सिंधिया का भी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है, इस विस्तार में सिंधिया को भी मंत्री बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और देखिए, लगातार ये जो सिलसिला है नेताओं का पहुंचने का दिल्ली, वो भी शुरू हो गया। न्यूज 18 के अजीत सिंह की इस बीच खबर कि यूपी से अपना दल की अनुप्रिया पटेल को भी दिल्ली बुलाया गया है, यानी उनको भी जिम्मेदारी बड़ी सौंपी जा सकती है। अपना दल की नेता है अनुप्रिया पटेल और इस बार उनको जरूर कुछ नहीं मिला था, लेकिन अब संभावना जताई जा रही है क्योंकि यूपी में आने वाले दिनों में चुनाव है और इसलिए यूपी भी मेन फोकस में रहने वाला है और इसीलिए अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल जो है वो पहुंची हैं। और ये भी खबरें मिल रही थी कि जो सहयोगी दल है उन्हें साधने की भी कोशिश देखिए यहाँ पर रहेगी, क्योंकि जेडीयू, एलजेपी और अपना दल, इन सब से किसी न किसी को बुलाया जा रहा है। अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, अनुप्रिया पटेल तो दिल्ली आ रही है, और कौन कौन से चेहरे होंगे जो यूपी से पहुंच रहे हैं? तो शायद अजीत तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। अमिताभ जी, एक तो सवाल ये कि कितने मंत्री ऐसे हो सकते हैं जो शपथ लेने वाले हैं, कितनी संख्या ये हो सकती है और कौन कौन से राज्यों में फोकस हो सकते हैं, कौन से बड़े नाम आप जिन पर संभावना जता रहे हो? देखिए, ये बड़ा रिशफल है और 2 साल के बाद हो रहा है। तो मैंने पहले भी बोला, जिन राज्यों को चुनाव में जाना है उनको प्राथमिकता मिलेगी। कई राज्यों में कई बड़े नेता बैठे हैं इंतजार में कि अगले रिशफल में जगह मिलेगी, उनको जगह मिलेगी। तो नारायण राणे कोंकण इलाके के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, शिवसेना में थे कभी और काफ़ी उनकी तनातनी भी हुई थी बाला साहब ठाकरे से, लेकिन अब बीजेपी में पैठ बना ली है। तो मुझे लगता है कि वोट बैंक की नज़र से वो ज़्यादा सूट करते हैं बीजेपी को, तो उनको न्योता जा चुका है अगर वो दिल्ली आ रहे हैं तो। ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंतजार काफ़ी लंबा हो गया था मध्य प्रदेश से। उन्होंने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी अपदस्थ करने में कमलनाथ को और बीजेपी में शामिल होकर, और काफ़ी विधायकों को साथ लाकर दिखाया था कि वो कितनी ताकत रखते हैं। तो मुझे लगता है कि उसका इनाम भी उनको मिलेगा। कम से कम मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर दिल्ली में वो कैबिनेट में जगह पा सकते हैं। जहाँ तक कर्नाटक की बात है, वहाँ भी अगले साल चुनाव है। कर्नाटक से 1-2 नाम शामिल हो सकते हैं जिनको न्योता जा चुका होगा अभी तक। अगर पूर्व मुख्यमंत्री असम की बात करें सोनोवाल साहब की, तो सोनोवाल साहब का आना तय माना जा रहा है। लेकिन सबसे अहम माना जा रहा है उत्तर प्रदेश। मैंने पहले भी बोला, कई छोटी पार्टियां हैं, बीजेपी के अपने नेता हैं,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ब्रज इलाका है, मैनपुरी इटावा के इलाके हैं, पूर्वांचल है, अवध क्षेत्र है, काफ़ी बड़ा उत्तर प्रदेश है। 81 लोकसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश, और 81 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण और से लेकर आप नेताओं की भी अनदेखी नहीं कर सकते। वहाँ पर हर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन चल रहा है, मुझे लगता है वहाँ से जाट नेताओं को जगह मिल सकती है। तो उत्तर प्रदेश का योगदान काफ़ी बड़ा होने वाला है। और वैसे भी ये बात किसी से छुपी नहीं है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर खुलता है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, उनको भी संदेश देना है और दिल्ली को भी अगले 2024 की तैयारियां करनी है। तो मुझे लगता है सब कुछ मिलाकर उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा प्रतिनिधि हो सकता है। और आखिरी में जो पार्टी के जो सहयोगी दल है जनता दल यूनाइटेड, वो भी 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है उनके इंतजार की भी घड़ियाँ समाप्त हो रही है। अब नीतीश कुमार उंगली आरसीपी सिंह पर रखते हैं या ललन सिंह पर कि कौन कैबिनेट मंत्री बनेगा, क्योंकि एक कैबिनेट मंत्री और 2 एमओएस की अगर का वादा है उनको, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने अब तक तय कर लिया होगा कैबिनेट किसको बनाए। अब चलिए, अजीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसा अमिताभ जी आप कह रहे थे कि यूपी में चुनाव है और रास्ता वहां से ही निकलता है दिल्ली का, तो वो साधने की जरूरत होगी और कोशिश भी होगी। अजीत, अनुप्रिया पटेल के बारे में तो खबरें आ रही हैं कि वो दिल्ली पहुंच रही हैं, और कौन से चेहरे हैं जो यूपी से पहुंच रहे हैं दिल्ली? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, अनुप्रिया पटेल का मंत्री बनना तय है। ये भी कहा जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल यहाँ अभी कुछ देर पहले लखनऊ पहुंचे और यहाँ से वो दिल्ली जाएंगे। हालांकि अभी उन्होंने किसी से मिलने से और बात करने से इनकार कर दिया। दूसरा नाम सत्यदेव पचौरी, जो कानपुर से सांसद रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, उन्हें दिल्ली बुलाएगा। आज सुबह की 9 बजे की फ्लाइट से वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। तो ये 2 लोगों की खबर। इसके साथ ही रीता बहुगुणा जोशी, एसपी सिंह बघेल, सकलदीप राजभर जो बलिया के राज्यसभा सांसद है, वो दिल्ली में ही है, जो बलिया के राज्यसभा सांसद है सकलदीप राजभर। वरुण गांधी का नाम भी चर्चा में, हालांकि अभी उस पर आगे क्या होता है ये अभी देखना होगा। लेकिन जिस तरह से 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जो अमिताभ सर बता रहे थे कि उसको देखते हुए कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में इन सब चीजों को लेकर फैसला किया जाएगा कि आखिर पूर्वांचल से कौन चेहरा शामिल हो सकता है, क्योंकि उसमें जो ये भी देखा जाएगा कि ब्राह्मण चेहरा कौन है। रीता बहुगुणा जोशी, सत्यदेव पचौरी, अगर एसपी सिंह बघेल को लाया जाता है तो वो चेहरा बैकवर्ड का। इसके साथ ही सकलदीप राजभर, ओम प्रकाश राजभर चूंकि पार्टी से अलग हो चुके हैं और वो बीजेपी के लिए लगातार चुनौती बन रहे हैं, तो राजभर के चेहरे के तौर पर सकलदीप राजभर को मंत्री बनाया जा सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। इसके साथ ही क्योंकि अनुप्रिया पटेल है, पूर्वांचल से आती हैं, अपना दल की पिछली बार में वो मंत्रालय उनके पास था, तो इस बार उन्हें जगह दी जाएगी। क्योंकि 2022 का चुनाव जीतना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा जरूरी है और बीजेपी ने लक्ष्य रखा है कि अब की बार 300 के पार। तो कहीं न कहीं छोटे छोटे दलों से, पिछली बार भी 2-3 दर्जन से अधिक दलों से समझौता किया था इन्होंने, तो इन छोटे दलों को साधने की कोशिश की जा रही, जिसमें क्षेत्र, जात और समीकरण सब कुछ देखा जा रहा। तो क्योंकि 2022 को किसी भी कीमत पर बीजेपी का जो टारगेट है उसे पूरा करना है, और इसके लिए जरूरी होगा कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग क्षेत्रों से समीकरण के आधार पर और चेहरों के आधार पर मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, जिसका असर उत्तर प्रदेश के आगे आने वाले चुनाव में पड़े। ठीक, यूपी के बाद देखिए नजर बिहार पर रहने वाली है। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की ये खबर है कि पशुपति पारस कल रात दिल्ली पहुंचे हैं, जबकि आरसीपी सिंह आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं। यानी वहां से भी जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। जेडीयू अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह, वो भी आज दिल्ली आ रहे हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ मौजूद है। चंद्रमोहन, तो खबरें तो ऐसी भी थी कि नीतीश चाह रहे हैं कि 3 लोग जो हैं वो कैबिनेट में हों, उनकी टीम से, उनकी पार्टी से, लेकिन एक को ही अभी तक न्योता मिला है। बिल्कुल, देखिए, एक को न्योता मिला है आरसीपी सिंह को, और यह माना जा रहा है कि और 2 लोगों को जगह मिल सकती है। हो सकता है कि उनको केंद्रीय राज्य मंत्री बनाकर और स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाए, लेकिन ये तो सब कुछ प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कल शाम में पशुपति पारस यहाँ से दिल्ली पहुँचे हैं और अभी हो सकता है कि उनका RT-PCR भी टेस्ट हो जाए, और अन्य कई नेता हैं जिनके पहुँचने की खबर दोपहर बाद पता चलेगी। और साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि पिछले कई महीनों से यह कयास लगाए जा रहे थे कि जेडीयू क्या सत्ता में शामिल होगी या नहीं होगी। रामविलास पासवान के मरने के बाद एलजेपी की ओर से कौन शामिल होगा। एक तरफ चिराग पासवान कह रहे थे, दूसरी तरफ पशुपति पारस का गुट जो है वो कह रहा था। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि पशुपति पारस केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जो कई महीनों से ये कहा जा रहा था कि जेडीयू शामिल होगी या फिर नहीं होगी, उन कयासों पर अब विराम लग गया है और यह साफ हो गया है कि जेडीयू भी अब
केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगी। और कई ऐसे नेता हैं जिनका नाम सामने आया है, जिसमें सबसे अहम नाम वो है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, और साथ ही आरसीपी सिंह और संतोष कुशवाहा के साथ साथ चंद्रवंशी जी जो हैं, जो सांसद हैं जहानाबाद से, उनका भी नाम सामने आया है। तो वही बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि सुशील कुमार मोदी और बिहार प्रदेश के अभी बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उनका भी नाम सामने आया है। तो ऐसे में अब कौन कौन नेता दिल्ली पहुंचते हैं, और जब वो दिल्ली पहुंचेंगे उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि कौन कौन लोग बिहार से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इस बार जेडीयू को लेकर जो सवाल हमेशा से खड़ा हो रहा था कि जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगा या फिर नहीं होगा, उन अटकलों पर अब विराम लगते हुए नजर आ रहा है। रहिए और देखिए, अब कई रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। जब सवाल पूछा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, तो क्या रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने आ रही है, जरा सुनिए। महाकाल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। इस मंदिर के साथ सिंधिया परिवार की अंतरात्मा की भावना जुड़ी हुई है। जब मैं उज्जैन आता हूँ तो महाकाल के दरबार में भोग लगाना हमारा धर्म और दायित्व दोनों है। मेरी यही कामना है कि इस कोरोना के युद्ध में मानव जाति को भगवान आशीर्वाद प्रदान करे, विजयश्री प्रदान करे, और उसी के साथ एक अमन चैन का वातावरण हमारे प्रदेश में रहे, सुख समृद्धि के रास्ते में हम लोग चलते रहें, विकास और प्रगति होते रहे, और एक आध्यात्मिक विकास भी हर भारतीय नागरिक का भगवान महाकाल के आशीर्वाद से होता है। आज दिल्ली से बुलावा आ गया है सर, कितनी बजे तक निकलना है और क्या? यहाँ से मैं जा रहा हूँ कई जगह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, फिर बीजेपी कार्यालय भी मैं जा रहा हूँ, 2-3 लोगों के यहाँ भी जा रहा हूँ, और ऐसा ही विस्तृत दौरा। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे निकलने दीजिए। मनोज, आशीर्वाद तो लिया महाकाल के दर्शन करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, लेकिन इस बात को वो टाल गए कि वो दिल्ली जा रहे हैं कि नहीं। देखिए, सब कुछ इसमें सामने दिख रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो दौरा बना था वो बाकायदा 4 से 7 तारीख तक का दौरा बना था, जिसमें उनको मध्य प्रदेश के करीब 7-8 ज़िलों में उनको दौरा करना था, और देवास उसमें उनका आखिरी मुकाम था। और उसके बाद उनको वापस लौटने का जो सिंधिया का जो ऑफिशियली प्रोग्राम था, जो जारी हुआ था, उसके मुताबिक उनको 7 तारीख को वापस दिल्ली लौटना था मध्य प्रदेश के दौरे के बाद। लेकिन एक दिन पहले वो अचानक जा रहे हैं, तो और उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात आ रही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। जाहिर तौर पर सिंधिया का बनना लगभग तय है, और इसकी वजह भी ये है कि मध्य प्रदेश में जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो सिंधिया की बदौलत है। सिंधिया के साथ एक ऐतिहासिक राजनीति में अपने आप में एक इतिहास है कि एक नेता के साथ 18 सिटिंग विधायक, मतलब जो विधायक हैं उसके साथ साथ 6 मंत्री, जिनको बाकायदा मंत्री बने हुए, जिनको किसी बात की राजनीति में जो जिस ऊंचाई पर पहुंचने की नेता की तमन्ना होती है उस स्तर पर वो हैं। उसके बावजूद उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उन 18 लोगों ने पार्टी छोड़ी थी, और उसके बाद उपचुनाव हुए। उपचुनाव में भी सिंधिया के ज़्यादातर लोग जीत गए, जिसकी वजह से एक जिसे कंफर्टेबल पोजीशन में कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार एक स्थायी कंफर्टेबल आस वाली स्थिति में बनकर मध्य प्रदेश में बनी। तो उपचुनाव में सिंधिया की सफलता और सिंधिया की बदौलत से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनना, कमलनाथ की सरकार गिरना और कांग्रेस के इस हालात में पहुंचना, तो जाहिर तौर पर सिंधिया को ये इनाम तो मिलना ही है, क्योंकि उनके लोग तो एकोमोडेट हो गए। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए पार्टी ने राज्यसभा सांसद बनाने के अलावा आगे ये बात लगातार चल रही थी कि उनको भी केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा, और शायद लगता है कि अब वो वक्त आ गया है, और वो अपना मध्य प्रदेश का दौरा एक दिन पहले ही, इसलिए शायद वो 3:30 बजे की फ्लाइट से इंदौर से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए वो पहुंचने वाले हैं और ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पहुंचने वाले, लेकिन क्या प्रतिक्रिया अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नेताओं की आ रही है, जरा ये सुनिए। मंत्री जी, क्या जल्दी विस्तार हो रहा है, कैबिनेट में विस्तार हो रहा है? अभी संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। शिक्षा मंत्री जी, क्या जल्दी विस्तार हो रहा है, कैबिनेट में विस्तार हो रहा है? अभी संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। ना इसमें मैं तय करने वाला हूं, ना आपको इन्फॉर्म करने वाला।
जो उचित लोग हैं वही इस पे आपको कोई जानकारी दे पाएंगे। तो कुल मिलाकर देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जल्द ही ये विस्तार हो सकता है, क्योंकि नेताओं के दिल्ली पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। तमाम सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो पल पल के अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अमिताभ जी भी हमारे साथ न्यूज रूम से, उनका रुख कर लेते हैं। अमिताभ जी, हर बार हमने ये भी देखा है कि जब जिनके नामों की बहुत ज्यादा चर्चा हो जाती है उनका पत्ता साफ हो जाता है, तो इसलिए लोग ये भी डर रहे होंगे कि किसी भी तरह से चर्चा में ना आए और उनकी नाम का अफवाह और खबरें में ना चले कि वो मंत्री पद ग्रहण करने वाले हैं। इस बात से भी लोग डर रहे हैं। देखिए, हम लोग खबर लिखवाने के पहले भी ये डरते हैं कि कहीं तारीखों का ऐलान कर दिया तो वो तारीख कहीं बदल ना जाए। प्रधानमंत्री को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। वो हमेशा एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज लेकर आते हैं। अगर आप कुछ और सोच रहे हैं, काम कुछ और हो जाता है। तो इसीलिए हम कई राजनीतिक पंडित भी दिल्ली में ये फेल हो चुके हैं इस बात पर कि प्रधानमंत्री कब क्या करने वाले हैं। अब पत्ता नहीं हिलता। पहले वो दौर चला गया जब मंत्रिमंडल बनने के पहले ही पता चल जाता था कौन मंत्री बना। अब प्रधानमंत्री फाइल क्लोज्ड है, जिसे बनना है वो लिस्ट सारी तैयार हो चुकी है। मुझे लगता है धीरे धीरे फ़ोन जा रहे हैं संगठन महामंत्री के द्वारा, जो हमेशा एक प्रक्रिया चली आ रही है। वो जो मंत्री दिल्ली पहुंचेंगे जिनको बनना है, वो जेपी नड्डा, अमित शाह से मुलाकात भी उनकी होगी 1 to 1। तब जाकर हम लोगों को पता चल सकता है कि कौन मंत्री आए। अगर वो चुपके से निकल गए तो वो भी पता नहीं चलेगा। आखिरी दिन जो लिस्ट आएगी उसमें देखकर पता चलेगा। लेकिन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज और अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ये ऐसे हथियार हैं जिससे प्रधानमंत्री जी ने कई चीज़ों पर अटकलें लगाने से हम सबको रोक रखा है। बहरहाल मुझे लगता है कि अब जो सीन बन रहा है, अब अटकलबाजियों का दौर ही है। अब लिस्ट कब मेरे ख्याल से कल शाम तक बाहर आ जाएगी। राष्ट्रपति भवन भी लिस्ट जाती है। जिस दिन श्योरिंग इन होती है उसके पहले राष्ट्रपति भवन भी संदेशा जाता है। तो कई चीज़ें हैं जो अब जैसे जैसे काउंटडाउन शुरू होगा ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि अब लोगों को फ़ोन जाने लगे हैं, लोग दिल्ली आने लगे हैं, और दिल्ली आकर क्या करेंगे इसके बारे में बता नहीं रहे हैं। तो ये दिखाता है कि लोग अभी संभल कर चल रहे हैं, फूक कर ही कदम रख रहे हैं। ठीक, अजीत भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि देखिए चुनाव है, आने वाले 5 राज्य हैं, उसमें उत्तर प्रदेश भी होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला, उसको भी मद्देनजर रखा जाएगा। अनुप्रिया पटेल की खबरें तो आ गई सामने। अजीत, सत्यदेव पचौरी को भी क्या कॉल चला गया? वो कब तक पहुंच रहे हैं दिल्ली? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, कानपुर से सांसद हैं सत्यदेव पचौरी। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे और 2019 का लोकसभा चुनाव पार्टी उन्होंने लड़ाया और उन्होंने जीत हासिल की। काफी पुराने नेता माने जाते हैं। 9 बजे की फ्लाइट से आज वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं एयरपोर्ट से। तो निश्चित तौर पर ये जो बात आ रही है कि सत्यदेव पचौरी को भी इसमें जगह मिल सकती है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तो एक नया नाम सामने आया है। यानी जो धीरे धीरे करके एक नामों का खुलासा हो रहा है, इससे कम से कम साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, बीजेपी है, पूरी के पूरे इस तरह से चक्रव्यूह रच रही है कि उत्तर प्रदेश का जो 2022 का चुनाव है, कोई भी ऐसा चेहरा छूटे ना जिस पर सवाल खड़ा कर सके विपक्ष की। इस बिरादरी का चेहरा नहीं है, इस इलाके का नेता नहीं है, तो सब कुछ को साधने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह अनुप्रिया पटेल से लेकर रीता बहुगुणा जोशी, सत्यदेव पचौरी और सकलदीप राजभर, इन सभी नामों पर चर्चा हो रही है। हालांकि अभी अनुप्रिया पटेल दिल्ली आज जाएंगे, वो पहुंचने वाली, लेकिन उससे पहले ये जो कयास है, एक एक करके नेताओं का दिल्ली जाने का दौरा शुरू हो चुका है और सत्यदेव पचौरी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। अर्पिता, ठीक है, चंद्रमोहन का भी रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, पशुपति पारस भी पहुंचने वाले हैं दिल्ली? बिल्कुल, देखिए पशुपति पारस देर रात पहुंच चुके हैं दिल्ली और अब वो किसी से बात करना बंद कर दिए हैं। जाहिर सी बात है, वो एक इशारा भी है कि अब किसी से कुछ बात करेंगे तो ये बातें सामने आ जाएंगी कि कब और कैसे शपथ ग्रहण होना है, तो इसलिए उन्होंने बात करना भी बंद कर दिया है। तो वहीं आरसीपी सिंह आज सुबह यहाँ से पटना से दिल्ली के लिए निकले हैं और वो दिल्ली पहुँच गए हैं। तो 2 नेता बिहार से ऐसे हैं जो पहुँच चुके हैं और माना जा रहा है कि कई ऐसे नेता हैं जिनके पास अभी फ़ोन आना बाकी है, और जब फ़ोन जैसे ही आएगा फिर वो अपने घर से दिल्ली की ओर निकल पड़ेंगे, क्योंकि कई ऐसे कोरम है जिसको पूरा करना पड़ता है। और इस बार खास तौर पर क्योंकि कोरोना काल में ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, तो ऐसे में राष्ट्रपति भवन पहुंचने से पहले लोगों को कोरोना टेस्ट भी कराना है। तो वैसे कई ऐसे नेता भी हैं जो मुझे जानकारी मिली है, उसके मुताबिक उनको RT-PCR कराने के लिए फ़ोन भी आ चुका है। तो अब बिहार के कई ऐसे नेता हैं जो हो सकता है कि दोपहर बाद पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो। जैसे माना जा रहा है कि 2 और ऐसे नेता हैं जो JDU की ओर से जा सकते हैं। 2 सांसद अभी दिल्ली जाना उनका बाकी है और वो जा सकते हैं, और साथ ही हो सकता है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए JDU के बड़े नेता भी जाएं। तो जैसे ही पटना से लोगों का निकलना शुरू होगा, यह तय हो जाएगा कि कब और कितने बजे यह मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। लेकिन बिहार से 2 ऐसे नेता हैं जो दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस बार
जो कयासों का दौर हमेशा से चलता था ठीक। कि जेडीयू शामिल होगी या नहीं शामिल होगी मंत्रिमंडल में, वो खत्म होते नजर आ रहा है। यानी देखिए अब सुगबुगाहट तेज है क्योंकि नेताओं का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला तेज हुआ है। जल्द ही ये घोषणा भी हो सकती है कि कल या परसों कब होना है मंत्रिमंडल का विस्तार, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। तमाम सहयोगी पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा भी रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, रुक उसका भी। बड़ी खबर पंजाब कांग्रेस में मची सियासी खींचतान से जुड़ी। पंजाब में बिजली पर जारी घमासान के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सुबह 11 बजे तक दिल्ली के लिए वो रवाना हो गए हैं, जो जानकारी भी सामने आ रही है। और ये भी सामने आ रहा है कि वो जल्द ही दिल्ली पहुंचने वाले हैं। चंडीगढ़ से वो रवाना हो चुके हैं। न्यूज़ 18 के पंकज कपाई की खबर है कि दिल्ली में दोपहर 3 से 4 बजे के बीच वो सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। पंजाब के बिजली संकट पर ट्वीट करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू पहले से ही दिल्ली में मौजूद है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में अमरिंदर और सिद्धू के बीच की ये कलह पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। सोनिया गांधी की चुनौती ये है कि कैसे कैप्टन बनाम सिद्धू की इस जंग को खत्म कराया जाए। पंजाब कांग्रेस में मची सियासी खींचतान को लेकर कांग्रेस आलाकमान की टेंशन बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये कि क्या इस मुलाकात के बाद पंजाब की सियासी कलह खत्म होगी, और ये भी कि क्या पंजाब की कलह से सुलह का फॉर्मूला तैयार हो गया है। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, फाइनल फॉर्मूला जिस पर लगातार नजर बनी हुई है कि वो क्या होगा, क्या एक ऐसा फॉर्मूला तय हो सकता है जिससे नवजोत सिंह सिद्धू भी खुश हो जाए और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी ठीक खुश रहे? हाँ बोलिए, कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ लाइव है ना। अरुण, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो शायद अरुण तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से उससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच जरा उस वक्त की भी तस्वीरें देख लीजिए जब चंडीगढ़ से कैप्टन अमरिंदर रवाना हुए। थोड़ी देर में वो अपने चॉपर से देखिए दिल्ली पहुंचेंगे। 3 से 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है। सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होनी है, लेकिन इस मुलाकात से पहले देखिए नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात पहले ही हो चुकी है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि जो सुलह कमेटी बनी थी अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच के विवाद को खत्म करने वाली, उस सुलह कमेटी में नवजोत सिंह सिद्धू अब अपनी बात नहीं रखेंगे। वो चाह रहे थे कि आला कमान इसमें सीधे इंटरफेयर करे और इसीलिए उन्होंने दिल्ली का रास्ता चुना, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की और आज कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात होनी है सोनिया गांधी से। अरुण, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा बताइए कि फाइनल फॉर्मूला क्या तय हो सकता है? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला आपको लगता है बन सकता है जिससे नवजोत सिंह सिद्धू को भी दिक्कत ना हो और कैप्टन अमरिंदर को भी दिक्कत ना हो? देखिए, यही फार्मूला तो कांग्रेस आला कमान को निर्धारित करना है और इसी फार्मूले के तहत तो बात आगे बढ़ानी है। यही तय नहीं हो पा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू किस फार्मूले पर मानेंगे। पहले एक फार्मूला तय किया गया था जिसको लेकर के कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बहुत ज़्यादा मुखर नहीं थे, विरोध नहीं कर रहे थे। वो फार्मूला था कि अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में उनको मंत्री बना दिया जाए और एक जो सजावटी पद होता है उप मुख्यमंत्री का वो दे दिया जाए, जिसकी कोई संवैधानिक मान्यता नहीं होती है। कैबिनेट मंत्री को ही उप मुख्यमंत्री कह दिया जाता है, एक पोस्ट दे दी जाती है, संविधान में उसका कहीं उल्लेख नहीं है। ये बात कही गई थी और साथ ही साथ एक कहा गया था कि एक और आपको पद दे दिया जाएगा, जो प्रचार समिति होती है, कैंपेन कमेटी होती है, उसका अध्यक्ष आपको बना दिया जाएगा। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का तर्क था कि अब समय बहुत कम बचा है चुनाव में, अगर मैं सरकार का हिस्सा हुआ और मेरी बात नहीं सुनी गई, जो मैं गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की बात कर रहा हूँ, मैं पावर एग्रीमेंट को स्क्रैप करने की बात कर रहा हूँ, अगर वो सैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, ये बातें वो करवा नहीं पाएंगे कैबिनेट में रहते हुए भी, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया कि उनकी कोई बात सुनी नहीं जाती थी कैबिनेट में। तो दाग ऊपर से लगेगा कि आप सरकार के हिस्सा थे और आपने इन मुद्दों पर कोई काम नहीं किया और आज आप आरोप लगा रहे हैं अमरिंदर सिंह पर। तो ये नवजोत सिंह सिद्धू तर्क दे रहे थे कि सरकार में जाने से कोई फायदा नहीं है। उनकी कैबिनेट मंत्री के रूप में न कुछ चलती थी, न कोई बात सुनी जाती थी और न ही उप मुख्यमंत्री के रूप में उनकी बात सुनी जाएगी। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन का जहाँ तक सवाल है, तो वो चुनाव में जो प्रमुख चेहरा होता है वो मुख्यमंत्री का ही होता है, एक सजावटी पद है। वो चाहते थे संगठन में बड़ी भूमिका मिले। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब टिकटों का बंटवारा होगा तो प्रदेश अध्यक्ष को काफ़ी कुछ कहने सुनने का मौका मिलता है, अपने लोगों को टिकट दिलवाने का मौका मिलता है और अगर वो विधायक चुन के आते हैं तो बाद में जब मुख्यमंत्री की दौड़ होगी तो वो सिद्धू के पीछे खड़े होंगे क्योंकि उन्होंने टिकट दिलाया, उनके लोग हैं। ये भूमिका वो चाहते थे, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लगातार इसका विरोध किया। यही नहीं, इस पूरे कवायद के अगेंस्ट उन्होंने एक हिंदू नेताओं की अपने घर बैठक बुलाई, खासतौर से एमएलएज की,
और उसमें एक हिंदू अध्यक्ष की बात एक सिगुफा छेड़ दिया गया और नाम ले लिया गया मनीष तिवारी और विजय इंदर सिंगला राहुल गांधी के काफ़ी करीबी हैं। तो ये इतने आसान फार्मूले नहीं थे जिन पर की मुहर लग पाती, और इसीलिए ये जो बॉल है वो सोनिया गांधी के कोर्ट में आखिर में आई है। राहुल गांधी मुलाकात कर चुके, प्रियंका गांधी मुलाकात कर चुकी। अब सोनिया गांधी, चूंकि उनका रसूख एक बड़ा कद है, वो दोनों तरफ को थोड़ा बहुत झुकने को मजबूर कर सकती हैं और दोनों को मना सकती हैं और बीच का रास्ता निकाल सकती हैं। इसीलिए अब उनको यहाँ पर उनके घर पे बैठक होने वाली है। ठीक रहिए जरा आप साथ। देखिए, इस बीच कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने सिद्धू पर निशाना साधा। क्या कहा, सुनिए। कांग्रेस के युवा और प्रभावी सांसद पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू हमारे साथ है। रवनीत जी, आज सोनिया गांधी से मुलाकात है आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह की। सिद्धू लगातार हमला कर रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले भी ट्वीट किया कि जो बिजली को लेकर समझौता हुआ था उसे रद्द किया जाए। बार बार हमलावर है कैप्टन पे, कैसे देखते हैं इसे आप पंजाब कांग्रेस के? नहीं, देखो, किसी एक आदमी की पार्टी में कभी बात नहीं होती, पार्टी बड़ी होती है। तो इसलिए यहाँ पे एक चेहरा है कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो हम वोट लेके मुख्यमंत्री जो बने वो, तो उनका चेहरा हम आगे लेके मुख्यमंत्री पंजाब उनको लोगों ने चुना। तो उनके 5 साल पड़े हैं, मैं 5 साल उनको टाइम दिया, उसमें 6 महीने 8 महीने पड़े हैं। तो उसके बाद जो लोग सोचेंगे, लोग फैसला करेंगे। आखिर आप 6 महीने पहले किसी पार्टी, लोग फैसला किस चेहरे पे करेंगे रवनीत जी? सवाल उठ रहा है उस चेहरे पे, कैप्टन पे सिद्धू सवाल उठा रहे हैं। तो कैप्टन के चेहरे पे ही चुनाव में जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने चुनाव तो उन्हीं के चेहरे पे जीता था। नवजोत सिंह सिद्धू भी उन्हीं के चेहरे पे जीता था पिछला विधानसभा चुनाव। 100%, ये बिल्कुल आपने खुद ही ये बात कही भी, उनकी लीडरशिप में हमने चुनाव जीता। और ये फैसले हम थोड़ी करते हैं। हम कौन होते हैं अभी पार्टी पंजाब में, कौन पीसीसी प्रेसिडेंट बनेगा? मुझे ये बनाओ, सारे सीनियर लीडर हैं हम जैसे, जिन्होंने शहादतें दी हैं परिवार में और बहुत सीनियरिटी के साथ। पार्टी ने फैसला किया, जब बाजवा जी पीसीसी प्रेसिडेंट थे, तो फैसला हुआ भी बाजवा जी की जगह कैप्टन अमरिंदर सिंह बनेंगे। तो 1 मिनट में वो फैसला सबने माना। लेकिन आप, कोई भी हो, पार्टी को डिक्टेट नहीं कर सकता। पार्टी का जो फैसला होता है वो हमेशा मानना पड़ेगा। मैं आके थोड़ी कहूंगा मुझे पीसीसी प्रेसिडेंट बनाओ, मुझे कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाओ। पार्टी ने देखना है कौन काम कर रहा है नीचे, कौन ग्राउंड। अगर आपका चेहरा कोई बड़ा है, आपका दुनिया चेहरा जानती है, तो आप पार्टी को थोड़ी डिक्टेट करेंगे। एक जो नीचे एक वर्कर है, या पार्टी का कोई लीडर है, वो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है ग्राउंड पे, रोज सड़कों पे पार्टी का काम कर रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू का मानना है कि वो बड़े चेहरे हैं कैप्टन से। तो आपके लिए पंजाब में कैप्टन बड़ा चेहरा है कि नवजोत सिंह सिद्धू? ये तो मैंने तो सुना नहीं कभी उन्होंने कहा हो भी मैं बड़ा चेहरा। वो जिस तरह से कर रहे, तमाम पद चाहते हैं, तमाम उनकी बातों को पार्टी आला कमान सुन रहा है, तो आपको नहीं लगता कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी 2 बार कमेटी के सामने आना पड़ा? आज सोनिया गांधी के साथ बैठक है, नवजोत सिंह सिद्धू को बहुत तरजीह दिया जा रहा है। तो आपको चेहरा कौन मजबूत है दोनों में आपके हिसाब से पंजाब के लिए? नहीं, ये फैसला आप थोड़ी करोगे खुद ही। जहां तो पंजाब के लोग करेंगे और जहां पार्टी हाईकमांड करेगी। और फैसला कौन करेगा आपको बताओ? ये फैसला उन पे ऊपर छोड़ना चाहिए। मैं थोड़ी कह सकता हूं भी मुझे ये ओहदा चाहिए, जब मुझे ये बनाओ मैं तभी काम करूंगा। ये प्रथा कांग्रेस में तो है नहीं भाई। आप आके फैसला करेंगे भी मैं तो काम करूंगा, इस जगह करूंगा, नहीं मैं करूंगा नहीं। तो ये कोई अच्छी बात। बिजली पर बहुत सवाल उठा रहे हैं, आपने कहा कि मंत्रालय संभालते। नहीं, मैंने नहीं कहा, सारा पंजाब कह रहा है। जब उन्होंने, वैसे तो मुझे बात करनी नहीं चाहिए किसी की निजी बात, लेकिन जब आपने प्रश्न पूछ लिया है, तो जो लोगों ने उनके बाद जब उन्होंने ये ट्वीट किए हैं, लोगों ने ये कहा अच्छा होता आपके पास एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री, पावर मिनिस्ट्री आपको दी गई थी, आप परफॉर्म करते, आज आप रेट भी कम करते, आज आप थर्मल प्लांटों का भी फैसला करते, आज आप सब कुछ करते। लेकिन 2.5 साल से वो मिनिस्ट्री आपके लिए खाली पड़ी है। तो ये सोचते भी आज ज्वाइन करेंगे, आज ज्वाइन करेंगे, कल ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो काम नहीं हुआ। लेकिन अब कैप्टन अमरिंदर सिंह जब पता ही चल गया, वो पावर पे इस पे फैसला करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ये था भी यही व्हाइट पेपर जो है वो निकालेंगे आके, जहाँ इसमें अच्छा इन्होंने काम भी किया था। ये अलग अलग स्टेट्स में गए थे, जो माइनिंग पे भी इन्होंने काम किया था। कल सुख सरकारिया ने खुद बोला। अंतिम सवाल करूंगा रवनीत जी आपसे, सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष के बनाते हैं, अगर पार्टी आलाकमान तो स्वीकार करेंगे? और जो पूरा कवायद हुआ है अभी पार्टी के अंदर, जो सवाल उठे, अमरिंदर सिंह को आना पड़ा, सिद्धू है,
इससे पंजाब कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ है? सीधे सीधे देखो, पहले स्वीकार करना ना करना ये तो प्रश्न ही नहीं पता। ये तो जो पार्टी हाईकमांड, हम तो स्पाई हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इस पार्टी में है। आप बताओ, जो पार्टी हाईकमांड को और एक देशभक्त परिवार जिनके पिताजी शहीद हुए, दादी जी शहीद हुए, और वो हमारी पार्टी को लीड कर रहे हैं। आप सोचिए तो सही, उनके नीचे काम करना ही हमारे लिए कितना गौरव वाली महसूस करने वाला है। वो कुछ भी यहाँ पे हुक्म करेंगे, जो भी वो कहेंगे 100% हम मैं नहीं, जो भी कांग्रेस पार्टी का असली वर्कर, असली कांग्रेस पार्टी में मैं समझता हूं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, वो हर हाईकमांड का हुक्म मानता है। वो कभी हाईकमांड को अपनी जबरदस्ती करने के लिए बात नहीं कहता। जो हाईकमांड अच्छा समझती है उस पे हम चलने वाले लोग हैं। से नुकसान हुआ है जी, किरकिरी से जो मैंने पूछा था। देखो, मैं 100% ये, अगर मैं ये बात कहूं भाई कोई नुकसान फायदे की बात अगर मैं ना करूं तो वो झूठ होगा। 100% कांग्रेस वर्कर के अंदर जो हमारे ग्रास रूट के लीडर हैं उनमें 100% इस चीज का फर्क पड़ता है, क्योंकि दूसरी पार्टी वाला जब ये कहता है भी आपकी तो खुद की पार्टी में ये कला चल रही है, तो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज वर्कर होता है। अगर ये बात मैं नहीं कहूंगा तो कहीं ना कहीं मैं झूठ बोल रहा हूं। तभी तो मैं कह रहा हूं ना भाई, हर जो भी लीडर है, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो, वो क्यों बाहर बात करे? क्यों ना वो पार्टी के हाँ तब बात करे जब पार्टी हाईकमांड कोई बात ना करे, जब उसने पार्टी में ना रहना हो फिर वो करे। लेकिन उतनी देर, और जब आपको पार्टी हाईकमांड टाइम देती हो, ज्यादा मिलती ना हो आपको, तो पार्टी हाईकमांड टाइम देती है, सबसे ज्यादा टाइम मिलता है, फिर आप मीडिया में जाएं तो उसका नुकसान होता है। तो ये थे हमारे साथ रवनीत सिंह बिट्टू, युवा नेता हैं, कांग्रेस के सांसद भी हैं पंजाब से, और यही कह रहे हैं कि मीडिया में क्यों बातें रखी जा रही हैं अप्रत्यक्ष। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की खबर कि अब से कुछ देर पहले प्रियंका गांधी ने मां सोनिया गांधी से मुलाकात की है, और ये मुलाकात बेहद अहम इस लिहाज से मानी जा रही है क्योंकि आज ही मुलाकात होनी है सोनिया गांधी से कैप्टन अमरिंदर सिंह की। 3 से 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये मुलाकात होनी है, लेकिन उस मुलाकात से पहले प्रियंका गांधी की मुलाकात अपनी मां सोनिया गांधी से हुई, और जाहिर तौर पर इस मुद्दे पर भी बात हुई होगी कि कैसे एक एजेंडा सेट करना है, कैसे एक ऑफर तय करना है जिससे सिद्धू भी मान जाए और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मान जाए। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी अरुण, देखिए ये आसान नहीं लग रहा है आला कमान के लिए, क्योंकि मुलाकातों का सिलसिला लंबा चल रहा है। पहले नवजोत सिंह सिद्धू जब प्रियंका गांधी से मिलते हैं तो वो राहुल गांधी से प्रियंका गांधी मिलती हैं, फिर दोनों सोनिया गांधी से मिलते हैं, और आज जब मुलाकात कैप्टन अमरिंदर की होनी है तो सोनिया गांधी से मिलने प्रियंका गांधी पहुंची है। हेलो, अरुण, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा बताइए कि ये मुलाकात क्या शुरू हो गई सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की? तो शायद अरुण तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है अरुण, प्रियंका गांधी निकली हैं, तकरीबन 15 मिनट की मुलाकात उनकी हुई है। प्रियंका गांधी नवजोत सिंह सिद्धू से बातचीत करने वाली पहली गांधी परिवार की शख्स थी। सबसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रियंका गांधी से ही मुलाकात की थी, और जब कमेटी की बात नहीं सुन रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू, एक मुलाकात के बाद कमेटी के न बुलावे पर वो दिल्ली आए और न ही कमेटी के फोन कॉल को अटेंड किया उन्होंने आगे की बातचीत करने के लिए। तब कमेटी ने नाराजगी जताई थी और कहा था कि अब सिद्धू से वही बात करेगा जो उनको पार्टी में लेके आया था। मतलब प्रियंका गांधी सिद्धू को पार्टी में लाने वाली सबसे बड़ी नेता थी। जो बातचीत हुई थी, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी सिद्धू के पार्टी में, ये प्रियंका गांधी ने ही तय किया था राहुल गांधी से बात करके। तो अब प्रियंका गांधी ने सिद्धू से मुलाकात की थी लंबी, उसी के बाद राहुल गांधी से सिद्धू की मुलाकात हुई थी, और अब जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात होनी है सोनिया गांधी से, उससे ठीक पहले प्रियंका गांधी 10 जनपद आई थी और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ से निकली हैं। यानी सोनिया गांधी के साथ उन्होंने वो बातें शेयर की हैं। पहले भी मीटिंग हो चुकी है, लेकिन आज चूंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात होनी है तो कैप्टन किस बात पर मानेंगे नहीं मानेंगे ये बात तो सोनिया गांधी को तय करना है, लेकिन कम से कम सिद्धू कहां तक मानेंगे या उनकी इच्छा क्या है, उनकी मांग क्या है, ये बातें सोनिया गांधी तक पहुंचाने के लिए प्रियंका गांधी यहां आई थी और उनसे बातचीत करके जा चुकी हैं। रहिए जरा आप साथ। देखिए, इससे पहले बुधवार 30 जून को नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रियंका गांधी से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की थी।
प्रियंका और सिद्धू के बीच करीब आधे घंटे तक देखिए बातचीत हुई, जिसके बाद ये खबर भी आई कि सिद्धू को पंजाब में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और ये भी खबर है कि सिद्धू पर ये अहम फैसला प्रियंका, राहुल और सोनिया गांधी तीनों ने मिलकर लिया है, क्योंकि सिद्धू से हुई मुलाकात के पहले प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी से उनके घर पर मुलाकात की थी और सिद्धू से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी 10 जनपद पहुंची, जहां उन्होंने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। तो इससे पहले जब आज कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी से मिलने पहुंच रहे हैं, उससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात प्रियंका गांधी से हुई। प्रियंका गांधी वही हैं जिन्होंने बीजेपी से कांग्रेस में लाने की पूरी कोशिश नवजोत सिंह सिद्धू की और वो लेकर आई। उसके बाद आज जब सुलह की बात सामने आई तो प्रियंका गांधी ने ही नवजोत सिंह सिद्धू से बात की, उनका फाइनल ऑफर सुना कि वो क्या कह रहे हैं। और आज कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात होनी है और उससे पहले सोनिया गांधी से मुलाकात करने प्रियंका गांधी पहुंची। नीरज हमारे साथ मौजूद है। नीरज, देखिए आप भी तमाम कांग्रेस के नेताओं से बात कर रहे हैं, तो सबका यही कहना है कि जनरल देखिए एक दिन में कर्नल नहीं बन जाता है। अगर आज नवजोत सिंह सिद्धू की बात स्वीकार भी कर ली जाती है तो भी चुनौती तो ये है कि कल को और ऐसे ही बगावती सुर निकल सकते हैं। प्लस नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं और क्या इसके लिए सिर्फ कैप्टन अमरिंदर ही नहीं और जो पार्टी के नेता हैं, संगठन के जो लोग हैं, वो तैयार हो जाएंगे क्या? धीरे धीरे देखिए, बिल्कुल इस बात को लेकर तैयार नहीं होंगे। आपसे थोड़ी देर पहले रवनीत सिंह बिट्टू से हमारी बातचीत हो रही थी और उनका साफ कहना था कि पार्टी को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता कोई एक व्यक्ति। और पावर मिनिस्ट्री का जो मसला बार बार उठा रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, अभी भी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है उन्होंने कि पीपीपी एग्रीमेंट जो किया गया था उससे रद्द किया जाए। और ये लगता है कि अमरिंदर सिंह नहीं, अभी अमरिंदर सिंह का काफिला नहीं आया है, अर्पिता थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। और यहाँ तमाम रवनीत सिंह बिट्टू आपको दिख रहे हैं, थोड़ी देर के बाद अमरिंदर सिंह भी पहुंचने वाले। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और अमरिंदर सिंह का काफिला पहुंच गया है दिल्ली। कपूरथला आवास पे पहुंच गए हैं अमरिंदर सिंह और आज की बैठक पे तमाम लोगों की नजरें होंगी नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच, जो पिछले कई दिनों से, पिछले 2 महीने से पहले कमेटी के सामने दोनों नेता पेश हुए और आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने अपना पक्ष रखेंगे। देखना होगा कि देख सकते हैं आगे गाड़ी गई उसमें अमरिंदर सिंह बैठे थे और आज शाम को मुलाकात है और इस मुलाकात पे नजरें तमाम लोगों की हैं। लेकिन जो दूसरे बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, चाहे तमाम सांसदों की बात करें या दूसरे विधायकों की बात करें, उनका कहना है कि कोई एक व्यक्ति पार्टी को डिक्टेट नहीं कर सकता। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कोई विधायकों का समूह नहीं है, समर्थन नहीं है और 4.5 साल तक अमरिंदर सिंह के चेहरे पे सरकार चली है। पिछला विधानसभा चुनाव जो था वो अमरिंदर सिंह के नाम पे लड़ा गया था। तमाम जो विधायक और सांसद है, रवनीत सिंह बिट्टू ने तो यहाँ तक कहा कि पिछला जो विधानसभा चुनाव था नवजोत सिंह सिद्धू भी अमरिंदर सिंह के चेहरे पे चुनाव जीते थे। तो नीरज, बड़ी खबर आप दे रहे हैं। बड़ी खबर ये कि कैप्टन अमरिंदर सिंह देखिए इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले ही चंडीगढ़ से वो रवाना हुए थे और देखिए दिल्ली पहुंच चुके हैं और शाम को 3 बजे से 4 बजे का वो वक्त होगा जब मुलाकात होगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हरिबाबू कंभापति मिजोरम के नए राज्यपाल होंगे। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है और इस खबर के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है कि नए राज्यपालों की नियुक्ति होनी है। थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल बनाए गए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। हरिबाबू कंभापति मिजोरम के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त बड़ी जानकारी दे रहे हैं जहां पर राज्यपालों की नियुक्ति से जुड़ी ये बड़ी खबर। विक्रांत का सीधे रुख कर लेते हैं, जुड़ चुके हैं इस वक्त और जानकारी के साथ। विक्रांत, देखिए बिल्कुल बड़ी खबर, जो सबसे बड़ी खबर है कि केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को गवर्नर बना दिया गया है कर्नाटका का। तो अब ये कयास जो लगाया जा रहा था लगातार कि उनको गवर्नर बनाया जा सकता है, ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया है कि उनको गवर्नर कर्नाटक का बनाया गया है। इसके अलावा मंगू भाई छगन भाई पटेल को भी गवर्नर बना दिया गया है और इसके अलावा भी कुछ और नियुक्तियां राष्ट्रपति भवन की तरफ से की गई है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल का गवर्नर बनाया गया है। E.S. श्रीधरन पिल्लई को गोवा ट्रांसफर किया गया, वो गोवा के गवर्नर रहेंगे। बंडारू दत्तात्रेय जो पहले केंद्रीय मंत्री भी रहे हुए हैं, वो अब गवर्नर हरियाणा के रहेंगे। और रमेश बैस, तो बड़े बीजेपी नेता रहे हैं रमेश बैस, उनको झारखंड का गवर्नर बनाया गया। तो पिछले काफी समय से प्रयास लगाए जा रहे थे, सबसे चौंकाने वाला नाम केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत का ही है।
तो बिल्कुल जैसे विक्रांत जानकारी दे रहे हैं कि थावरचंद गहलोत अब कर्नाटक के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। यानी विक्रांत जो संशय पहले गहरा रहा था कि क्या उन्हें राज्यपाल बनाया जा सकता है कर्नाटक का, वो अब सुलझता दिख रहा है और ये साफ हो चुकी है तस्वीर। राष्ट्रपति भवन की तरफ से प्रेस रिलीज भी आ गई है, क्योंकि उसी से जानकारी मिली है जिनकी नियुक्ति की गई है। सरकार ने इनके नाम भेजे थे जिस पर मोहर लग चुकी है। और थावरचंद गहलोत जो एक बड़ा चेहरे थे बीजेपी की सरकार में, और जो दलित वर्ग में एक बड़ा चेहरा बीजेपी की सरकार में थे, तो अब उनको गवर्नर बनाया गया है। तो ये भी कयास साथ में हो गया है कि एक और बड़ा चेहरा, कोई दलित चेहरा नए मंत्रिमंडल फेरबदल में सामने लाया जाएगा। और थावरचंद गहलोत जो अभी तक उनकी भूमिका थी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री की, अब वो गवर्नर के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे। कर्नाटक जैसे महत्वपूर्ण राज्य में उन्हें गवर्नर बनाया गया है। ठीक है, यानी अब जो जानकारी मिल रही है कि थावरचंद गहलोत राज्यपाल बनाए गए हैं कर्नाटक के, और इसी के साथ साथ दो खबरें साथ साथ चल रही, जहां एक तरफ राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, वहीं दूसरी तरफ देखिए मंत्रिमंडल में फेरबदल भी होने वाला है। तारीख अभी साफ नहीं है, कल और परसों कभी भी ये फेरबदल हो सकता है, क्योंकि मंत्रियों को नेताओं को बुलाने का जो सिलसिला है दिल्ली, वो शुरू हो चुका है। न्यूज़ 18 की वेबसाइट ने आजतक.com को पछाड़ा।